आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ मोहित त्रिपाठी और इंडियन पॉलिटी की जो जर्नी शुरू हो रखी है वो जर्नी अब पार्ट 10 तक पहुंच चुकी है। हमने शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स के रूप में आने से की थी। फिर कंपनी रूल को खत्म किया और लगभग हम क्राउन रूल को भी खत्म करने जा रहे हैं। मीन्स हम थियोरेटिकली खत्म करने जा रहे हैं, हम पढ़ के खत्म करने जा रहे हैं। असल में जिन्होंने खत्म किया वो तो कोई और ही थे, जिन्होंने क्राउन रूल को खत्म किया। हम तो केवल इतिहास को अपने शब्दों में पढ़ रहे हैं। इस बार हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो, अगर लास्ट पार्ट 9 आप लोगों ने देखा होगा, जो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसमें से देख सकते हो आप लोग, तो उसमें हमने साइमन कमीशन की बात की थी, जो कि सर जॉन साइमन जिसके चेयरमैन थे। ठीक है, उसका बॉयकॉट भी किया गया था इंडियंस के द्वारा, इंडियन पॉलिटिशियंस जो उस टाइम पे थे। बट एट लास्ट उसको हमें मानना पड़ा, उस कमीशन को। इतना कुछ कर नहीं पाए हम उस टाइम पे। और उसकी जो रिकमेंडेशन आई, जो उसकी 3 राउंड कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो उसके बाद जो रिकमेंडेशन आई वो जॉइंट सिलेक्शन कमेटी को दे दी गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें वो सब झलक जो भी मिलेगी, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी, उसकी सभी की सभी झलक इसमें दिखाई देती है, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें मिलेंगे। द एक्ट मार्क्ड अ सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। गुड गवर्नमेंट की तो बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 में, 1858 में। फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर दी गई कि नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की और एक और स्टेप इन्होंने शुरू किया है, जो कि 1935 के एक्ट के अंडर है। ये बहुत लेंथी और डिटेल्ड एक्ट था। 321 सेक्शंस थे एंड 10 शेड्यूल थे। बाकी टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे इसके फीचर्स की तरफ जाते हैं। इसने क्या किया, इस एक्ट के अंडर क्या हुआ कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। यहाँ पे क्या बना दिया गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात इसमें की गई। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जो प्रोविंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट्स हैं, उसको एक यूनिट के तौर पे देखा जाएगा कि वो एक सिंगल इकाई है। ठीक है, किस किस को, प्रोविंसेस को एंड प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली मींस यहाँ पे प्रिंसली हुकूमत थी। ठीक है, लोकल वहां पे प्रिंसेस वगैरह वहां पे राज कर रहे थे। प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनिट की तरह देखा जाएगा। The act divided the powers between the center and units in terms of 3 list। अब देखो, अब एक सेंटर है, अब यूनिट है, सेंटर है और यूनिट है। सेंटर और यूनिट के बीच में पावर जो है डिवाइड हो गई। अब वो 3 लिस्टें बनाई गई। सेम ये चीजें तो पहले भी आ रखी है किसी एक्ट में, हमने पढ़ा है इसको, आप लोगों को देख लेना चाहिए जो मेरी पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट में है। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स। आज के टाइम पे भी जो ये डिवाइडेड, जो डिवीजन ऑफ पावर्स वाला है सेंटर और स्टेट के बीच में, यही सेम टू सेम फीचर यहाँ पे है। क्या कहता है कि द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। 3 लिस्ट बनाई गई। एक तो फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर के लिए थी और उसमें 59 आइटम्स को रखा गया। सेकंड वाज प्रोविंशियल लिस्ट जो कि प्रोविंसेस के लिए थी एंड देयर वाज 54 आइटम्स। एंड फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट जो कि दोनों के लिए थी, जिन जिन आइटम्स पे दोनों के दोनों ही क्या कर सकते थे, अपना कोई मत पेश कर सकते थे, अपना लॉज वगैरह पास कर सकते थे। ठीक है, अब जो रेजिडरी पावर्स थी वो तो वायसराय को दे दी। अब फेडरेशन देखो, द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इट। देखो, ये जो फेडरेशन का इन्होंने पास किया था कि फेडरेशन बनाएंगी, कभी अस्तित्व में आ नहीं पाया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन्होंने तो ज्वाइन ही नहीं किया। क्योंकि ऊपर कहा गया था ना कि प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस क्या कहेंगे, हम एज ए यूनिट देखेंगे।
समझ में आया? पहला फीचर को एक और कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए बात की गई इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की, जिसमें ये कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स और जो प्रोविंसेस हैं उनको एक यूनिट की तरह देखा जाएगा, और इसमें पावर्स को बांट दिया गया, लिस्ट बना दी गई, जैसे कि अभी स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट बनती है, इसी तरीके की एक फेडरल लिस्ट बनाएगी जिसमें जिसमें सेंटर काम करती थी, प्रोविंशियल लिस्ट बनाएगी जिसमें प्रोविंसेस काम करेंगी, और एक क्या किया गया, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई जिसमें कि क्या किया गया, दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, काम इस पे कर सकते हैं उन आइटम्स पे। ऐसी कितनी आइटम्स थी? 36 आइटम्स थे, जबकि फेडरेशन तो कभी एक्सिस्टेंस में आया ही नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया। फीचर नंबर 1 फिनिश्ड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फीचर नंबर 2। फीचर नंबर 2 में क्या किया गया कि जो डायरकी थी उसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया और ऑटोनॉमी ला दी गई प्रोविंशियल्स में। जो प्रोविंसेस है ना वहां पे ऑटोनॉमी ला दी गई, इसकी जगह पे जो डायरकी थी उसकी जगह पे ऑटोनॉमी ला दी गई, मतलब एक ही आदमी का शासन, ऑटोनॉमी ला दी गई। द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट, वो अब ऑटोनोमस यूनिट की तरह एक्ट कर सकती थी, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था इन दियर डिफाइंड स्फीयर, जो भी उनका रीजन था वहां पे वो एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह अपना प्रशासन जो है प्रोविंसेस चला सकती थी। क्या किया गया इसमें कि डायरकी खत्म कर दी गई, ऑटोनोमस फीचर ला दिया गया, ऑटोनॉमी दे दी की प्रोविंसेस को, और उनको कहा गया कि ये तुम्हारा रीजन है, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इस स्फीयर के अंदर 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 आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑटोनॉमी जो आपकी ऑटोनोमस फीचर है उसका यूज कर सकते हो। ठीक है। Moreover, the act introduced responsible governments in provinces। देखो इसको एक और नजरिए से भी देख सकते हैं कि जो ये ऑटोनॉमी बना रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडी बना रहे हैं प्रोविंसेस में, वो क्या कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल लोकल गवर्नमेंट दे रहे हैं लोगों को। दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें कहा गया कि जो गवर्नर हैं वो एक्ट करेंगे एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और जो प्रोविंसेस की लेजिस्लेचर होगी उसको क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जवाबदेह होंगे। This came into effect in 1937 and was discontinued in 1939। 1937 में इफेक्ट में आया और फिर इसको बंद कर दिया गया 1939 को। देखो एक चला ही नहीं। फीचर नंबर 1 में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स एंड यूनिट्स को प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को यूनिट की तरह देखा गया। 3 लिस्ट बना दी गई, जबकि अस्तित्व में आया ही नहीं क्योंकि क्या हो गया था, प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन ही नहीं किया था। सेकंड फीचर कहता है डायरकी खत्म कर दी गई, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया वहां पे, अपनी प्रोविंसेस में अपनी प्रोविंसेस में ऑटोनोमस फीचर्स उनको दे दिए, ऑटोनोमस राइट्स उनको दे दिए। गवर्नर्स को कहा गया कि आप एक्ट कीजिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, आप एक्ट कीजिए, और जो एक्शन होगा आपका वो एड ऑफ किसके जरिए होगा, मिनिस्टर्स के जरिए होगा, एडवाइस उनकी लेनी पड़ेगी आप वो मिनिस्टर्स की, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, लेजिस्लेचर के लिए। अभी इफेक्ट में आया 1937 को और डिसकंटिन्यू हो गया 1939। ये 2 फीचर मैंने रिपीट कर दिए। थर्ड फीचर की तरफ चलते हैं। थर्ड फीचर क्या कहा गया इसमें, प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। देखो प्रोविंशियल स्टेट पे ना, देखो सेकंड फीचर और थर्ड फीचर में कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकंड फीचर कहता है कि प्रोविंसेस में डायरकी खत्म की गई है। एक सेंटर और प्रोविंसेस दो अलग अलग चीजें हैं ना, प्रोविंसेस डायरकी खत्म की गई है प्रोविंसेस में। और थर्ड फीचर कहता है अडॉप्ट करो डायरकी सेंटर पे। सेंटर में क्या करेंगे, डायरकी को हम फॉलो करेंगे सेंटर पे। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे क्या हो गया कि जो फेडरल, देखो पहले फीचर के अंदर जो फेडरल लिस्ट बनाई गई थी जिसमें 59 आइटम्स थी, उनका भी डिवीजन हो गया एज ए रिजर्व सब्जेक्ट एंड एज ए ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। देखो रिलेट कर पा रहे हैं, रिलेट करो इसे। सेकंड और थर्ड फीचर में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड फीचर हमें कहता है इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी, डायरकी बनाओ यहाँ पे एट द सेंटर लेवल पे, और जो उनके फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दो रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के रूप में। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। पर ये भी जो फीचर है वो भी कोई ऑपरेशन में आया ही नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फीचर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड एंड थर्ड में, सेकंड में डायरकी खत्म की गई है प्रोविंशियल लेवल पे, एंड थर्ड पे डायरकी को एक्सेप्ट करने की बात की गई है सेंट्रल लेवल पे। फोर्थ फीचर कहता है बाइकैमरलिज्म आएगा। बाइकैमरलिज्म देखो जहां पे एक अपर हाउस होता है एक लोअर हाउस होता है। जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स में दो हाउसेस होते हैं, बाइकैमरल गवर्नमेंट चलती है। उत्तराखंड की बात करें दैट इज यूनिकैमरल, पंजाब की बात करें दैट इज यूनिकैमरल, एंड अब इफ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र दैट इज बाइकैमरल। तो यहाँ से फीचर आया बाइकैमरलिज्म का, ठीक है।
इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, देखो 11 प्रोविंसेस थी, 11 प्रोविंसेस थी, उसमें से 6 को, कौन कौन से 6 को, वो थी legislatures of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces were made bicameral. इनको क्या बना दिया गया, bicameral. ये 6 को अगर दिमाग में बैठाना है, बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे, एम मद्रास, बी बिहार, ए असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, इनमें क्या कर दिया गया, बाइकैमरल बना दिया गया. बाइकैमरल मींस एक अपर हाउस जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कह रहे थे और एक लोअर हाउस जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे. ठीक है, जब और इसके साथ साथ उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई. थर्ड फीचर, सेकंड फीचर में कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा बता रहा हूँ. सेकंड में डायरकी खत्म की गई है और थर्ड में डायरकी अडॉप्ट की गई है सेंट्रल लेवल पे. सेकंड में जो डायरकी खत्म की गई है वो स्टेट लेवल पे की गई है, मींस प्रोविंशियल लेवल पे की गई है. एंड फोर्थ फीचर कहता है कि बाइकैमरलिज्म आएगा, बाइकैमरलिज्म आया और 11 जो प्रोविंसेस थी वहां पे 2 हाउसेस बना दिए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. सॉरी 11 में से जो 6 प्रोविंसेस थी उसमें 2 हाउसेस बना दिए गए, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जिसको हम बाइकैमरलिज्म कहते हैं. अपर हाउस को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोअर हाउस को हम कहते हैं असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है ना. तो फोर्थ फीचर सिंपल, बाइकैमरलिज्म लेके आया है एज लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में और लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में. बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा. फास्ट एंड फिर इसकी तरह मैंने बोला है फोर्थ फीचर, फिर से रिपीट कर देता हूँ. बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस जो हैं उसमें क्या बना दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई एज अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई एज ए लोअर हाउस. ठीक है, इसी को बाइकैमरलिज्म कहते हैं. आपको सिर्फ दिमाग में इतना बैठाना है कि बाइकैमरलिज्म होता क्या है. फिफ्थ फीचर कहता है जो कम्युनल, मिंटो जी हमारे जिन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में पहले मुस्लिम से शुरू किया, फिर वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा कम्युनिटीज के पास चला गया. यहाँ पे उसको थोड़ा और एक्सटेंड करके किसको दे दिया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को. देखो साइमन कमीशन का भी तो यही कहना था कि जो इसको एक्सटेंड कीजिए, जो आप कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो वो शेड्यूल कास्ट को भी दो, वुमेन्स को भी दो, लेबर्स को भी दो. तो यहाँ पे इस फीचर के अकॉर्डिंग ये क्या कर दिया गया, ये जो चीज है इसको एक्सटेंड कर दिया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को. सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम अब शेड्यूल कास्ट के लिए भी आ गया, पर शेड्यूल कास्ट में जॉइंट इलेक्टोरेट आया, जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट लेके आए थे. महात्मा गांधी जी ने डिस्कशन किया था, लास्ट में एक उनका पैक्ट साइन हुआ था जिसमें कि कहा गया कि जॉइंट इलेक्टोरेट, जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट बनाएंगे और एससी को हम, एससी जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको हम क्या दे देंगे, उनको हम कुछ रिजर्व सीट्स दे देंगे. ये दैट वाज द डिसीजन दैट टाइम. सिक्स्थ फीचर कहता है इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया. देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का अगर एक भी चीज आपको याद है तो वो होनी चाहिए काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट हमने बहुत सारे पढ़े, उसके बाद के 1861, 1909 उसके बाद एक्ट हमने पढ़े हैं. इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, उस काउंसिल को खत्म कर दिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो टीम दी गई वो एडवाइजर्स के रूप में दे दी गई. आप ये जो टीम होगी वो एडवाइजर्स होंगे. ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो टीम होगी उसको क्या दिया जाएगा, एडवाइजर्स दिए जाएंगे एज अ टीम. दे विल बी एडवाइजर, वो क्या होंगे, एडवाइजर. ठीक है, अब उसके बाद सेवंथ फीचर देखिए. फिफ्थ फीचर पे एक बार दोबारा आ जाते हैं कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड कर दिया गया. सिक्स्थ फीचर कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर देगा और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और इंडिया की उनको हम टीम देंगे एडवाइजर्स की. सेवंथ फीचर कहता है कि जो हम फ्रेंचाइजी देते थे, ये वोटिंग राइट देते थे, वो उसको बढ़ा दिया 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिल गया. जो उस समय की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 10% को पॉपुलेशन वोटिंग राइट मिल गया. अभी तो क्या है 18+ वोटिंग राइट, उस टाइम पे ऐसा नहीं था. वोटिंग राइट फ्रेंचाइजी के रूप में मिलता था और 10% टोटल पॉपुलेशन को इसके अंदर वोटिंग राइट्स मिल गया. एट्थ फीचर, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक. रिजर्व बैंक भी इसी के अंदर आया. क्यों, क्या करना था रिजर्व बैंक ने, इंडिया की करेंसी को कंट्रोल करना था और जो क्रेडिट है कंट्री का वो भी रिजर्व बैंक को कहा गया कि आप इसको कंट्रोल कीजिए. आज भी आपको पता होगा आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज भी करेंसी एंड क्रेडिट को करेंसी कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हो गया 1935 के एक्ट के अंदर. देन वी आर कमिंग टुवर्ड्स नाइन्थ फीचर. नाइन्थ फीचर कहता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. देखो it provided for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces. देखो फेडरल मींस सेंटर की बात कर रहे हैं.
कह रहे कि जो सर्विस कमीशन होगा ना केवल फेडरल के लिए बनेगा, पर ये प्रोविंशियल का पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनेगा। प्रोविंसेस का, जो प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, 11 प्रोविंसेस हैं, उनका भी सर्विस कमीशन होगा, वो भी सिलेक्शन कर पाएंगे। और तो और जॉइंट भी बन सकता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बन सकता है। मींस दो या दो से ज्यादा जो प्रोविंसेस हैं वो भी आपस में मिलके एक सर्विस कमीशन बना सकती हैं। यहाँ पे देखते हो ना, स्टेट का अलग कमीशन रहता है एंड यूपीएससी तो चलो सेंटर का है। आप पंजाब पे, पंजाब वाला अपना अलग कमीशन बना के रखते हैं अपने इसको अपॉइंट करने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को। तो इसी यहाँ पे ये फीचर आ गया कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनेगा और जॉइंट भी बना सकते हैं। दो या दो से ज्यादा प्रोविंसेस आपस में मिलकर के कमीशन बना सकते हैं। 10th फीचर एंड लास्ट फीचर, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट। यहाँ पे एक फेडरल कोर्ट बनाई गई जो कि 1937 में बनी। फेडरल कोर्ट के बारे में भी यहाँ पे बात की, एक बार रिपीट कर देते हैं। रिपीट करना क्या है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई, जिसमें प्रोविंसेस एंड स्टेट्स को एज ए यूनिट देखना था। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट बना दी गई अलग अलग, दायर की सेकंड फीचर में बंद कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई प्रोविंशियल लेवल पे। एंड थर्ड फीचर पे दायर की जो है लागू करने की बात की गई सेंटर पे। बाइकैमरलिज्म आ गया, देन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है शेड्यूल कास्ट एंड वुमेन एंड लेबर्स को भी दे दिया गया। अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को टीम दे दी एडवाइजर्स की। 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दे दिया गया और रिजर्व बैंक बनाने की बात की गई ताकि वो करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल कर सके। इट फर्दर एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, 9th it provided for the establishment of not only a federal public service commission, कह रहे कि आप दोनों लेवल पे सर्विस कमीशन बन हो गए, फेडरल एंड प्रोविंशियल, और फेडरल कोड बनाया गया 1937 में। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और लास्ट, it is a request, like, share and subscribe. Subscription to the channel is must because it gives motivation to me to upload new videos on different ideas. Okay, thank you so much.